हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी ग्रैंड एजुकेशन। तो अभी तक हम कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने किया है वर्क डन तक। तो आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर था हमारा वर्क डन पे। तो वर्क डन पे था वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम था। जब कंप्रेशन होगी तो वही कंप्रेशन होगी तो साइन आ जाएगा नेगेटिव और एक्सपेंशन में साइन आएगा पॉजिटिव। और उससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। अब हम इन दोनों टर्म का यूज़ करके हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसी में ही थर्मोडायनेमिक्स में ही जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो था जब एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम सेपरेटली इक्विलिब्रियम में होते हैं जो थर्ड सिस्टम के साथ, तो वो दोनों जो सेपरेटली सिस्टम थे वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, ऐसा जीरथ लॉ का कहना था। तो आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डिपेंडेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, पर इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर इन द यूनिवर्स प्रेजेंट रिमेन कांस्टेंट। और जो भी एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में है वो हमेशा ही एक समान ही रहेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी एंड लेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें क्या बोल रहा है? जो कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में कोई भी जो सिस्टम है वो एनर्जी ले रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो है सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वो है जो कि इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है उसके बराबर, और इंटरनल एनर्जी और प्लस और जो एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो हम सबसे पहले कोई भी सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे डेफिनेशन। पहले हम देख लेते हैं कोई भी सिस्टम कंसीडर कर लो। जैसे मानिए ये है कोई भी सिस्टम, इसकी पहले से इंटरनल एनर्जी है कुछ यू के बराबर, और जब इस सिस्टम को हम हीट देंगे तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। जब हम इसको हीट देंगे, मान लो कि यह है आइसोलेटेड सिस्टम, नहीं आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मानेंगे हम इसको, तो फिर वर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे सिस्टम मान लेते हैं, इसको हम दे रहे हैं हीट, इसको हमने दी हीट, इसको हमने हीट दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो जितनी इंक्रीज हुई उसको हम ले लेते हैं डेल्टा। ये इंक्रीज हुई इंटरनल एनर्जी और इसने कुछ वर्क डन भी किया। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी चीज़ है उसको हम गर्म करें तो वो एक्सपैंड होती है, और वो एक्सपैंड ही वर्क डन होगा। मानो इसने थोड़ा सा एक्सपैंड किया इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। तो आप देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिस्टेंस, चलो ds ली, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी। अभी वर्क डन जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। जो वर्क डन है वो ट्रांसफ़र ऑफ वे ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये वर्क डन भी एनर्जी का ट्रांसफ़र ही होगा। तो यहाँ पे किन चीज़ों पे डिपेंड किया? जो हमने हीट दी वो किसके बराबर आई? डेल्टा यू, मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई प्लस और इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो यानी कि वर्क डन भी हुआ उसका। जो हम कोई सिस्टम लेना उसको पिस्टन के साथ, जैसे कि हमने वर्क डन में एग्जांपल ली थी, वैसे सिलेंडर के साथ करें तब हमें पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्क डन हुआ। पर मैं इसको समझाने के लिए सिर्फ इसलिए इतना सा ले रहा हूँ, ये हो जाएगा वर्क डन के बराबर।
तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब इसको इससे कंपेयर करना, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो एनर्जी डेल्टा क्यू है एंटर कर रही है इस सिस्टम में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि इक्वल टू इज द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अब जो सम हो रहा है इंटरनल एनर्जी का डेल्टा यू, जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी का, एंड द लॉस ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी लूज हुई इन द, इसको अब देखो कोई भी वर्क डन होगा वो बिना किसी भी एनर्जी के यूज़ के बिना नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी ही जब हम कोई भी वर्क डन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हुई उसकी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अब वो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वर्क डन की, वो जाके पहले वो वीडियो देखे, तब उसको ये समझ आएगा, क्योंकि मैंने उसमें एग्जांपल ली थी 2 लड़कों वाली, तो वो पहले देख ले, उसके बाद ये आ जाएगा समझ। तो ऐसा है, तब इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्क हुआ तो वो एनर्जी लूज ही करेगा, क्योंकि किसी भी वर्क डन को करने में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी लगे एनर्जी पर लगती जरूर है। बस यही है इसमें थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अब हम करेंगे तो अब हमारा अगला लेक्चर होगा थर्मोडाइनमिकल प्रोसेसेस में। तो वह हम करेंगे थर्मोडाइनमिकल प्रोसेसेस। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडाइनमिकल प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या है। Any process in which the thermodynamical variable of thermodynamic systems changes is known as thermodynamic processes। कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि हम कोई भी प्रोसेस ले लें और उसमें उसके वेरिएबल्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जो कि हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उनमें कुछ चेंज आए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें इस क्लास 11th में जो जो प्रोसेस पढ़ने हैं वो हैं 5-6 प्रोसेसेस हैं, उनको हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, बट उनके इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में देता हूँ। तो हम देखेंगे कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस क्या है। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, ए प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इफ चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम्स एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज वेरी स्मॉल। तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सिस्टम है जिसके जो वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उनमें जो चेंज आता है वो थोड़ा हो और हर एक स्टेज पे, मतलब कि जैसे थोड़े थोड़े टाइम में या फिर कुछ देरी बाद वो थोड़े से चेंज हो, मतलब कि उनके वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आए, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। इसमें हमारे बुक में एग्जांपल तो नहीं दी है बट एक एग्जांपल है, जब हम गर्मियों में किसी भी मतलब कि साइकिल तो सभी चलाते होंगे, उस पर जब हम टायर में हवा भरते हैं तो देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो हवा निकल जाती है और जो टायर में एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हर एक थोड़े टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी उसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है और वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। इस कारण वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए हर बार अपनी जो एयर है वो लूज़ करती है, जिससे कि अपने प्रेशर को कांस्टेंट बनाती है। जैसे अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि ये है वो कोई भी पिस्टन मान लेते हैं और जो हम टायर में जिसमें हवा भरते हैं उस नोज़ल को मान लेते हैं वो है, और यहाँ पे है कोई भी वॉल, ये मानते हैं हम पिस्टन ही मान के चलते हैं। अच्छा, पिस्टन मान के चलते हैं। अब यहाँ का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, अब बाहर का जो प्रेशर है वो है P2 और जो वॉल्यूम तो ज़्यादा ही होगा इसका लेंगे, और यहाँ टेम्परेचर है T2। अब जब गर्मियों में होता है ना तो टायर की हवा ज़्यादा जल्दी लूज़ होती है, मतलब कि कम होती है। तो मान लो कि गर्मियों का मौसम है, ये गर्मियों का मौसम है। अब यहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है और वहाँ का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया। मानो कि इंक्रीज़ हो गया प्रेशर,
प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो ये पिस्टन होगा अंदर को, बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया तो ये पिस्टन आ जाएगा, मूव होगा अंदर को। तो यहाँ पे इसका प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब जब साइकिल के केस में क्या होता है, साइकिल में ऐसा होता है कि जब ये टायर है, टायर होता है ब्लैक। अब ब्लैक बॉडी ज़्यादा तेज़ी से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और इसका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। अब थोड़े टाइम के बाद इसका प्रेशर कम होगा। अब ये इसके प्रेशर के इक्वल आने के लिए अपना थोड़ा सा प्रेशर लूज़ करेगा, मतलब कि थोड़ी सी एयर लूज़ करेगा। तो अब यहाँ पे ये पहुँच गया इधर, फिर से यहाँ पे जब ये इससे यहाँ पे नहीं पहुँचा था उससे पहले ये प्रेशर था। चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो ये है कोई पिस्टन यहाँ पे इनिशियल स्टेट में। अब इनिशियल स्टेट में मान लो कि इसका प्रेशर है P1 और P2। अब ये टायर है, इसमें गर्मी पड़ी क्योंकि ये ब्लैक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो आएगा अगले चैप्टर में तब पढ़ेंगे। फिलहाल मान लो कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब बाहर का प्रेशर है P2, मानो P1 का जो इसका टेम्परेचर टायर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया सराउंडिंग से। अब ये इसके अपने प्रेशर को इसके इक्वल करने के लिए अब थोड़ी सी एयर लूज़ करेगा। ये थोड़ी सी एयर लूज़ करेगा तो यहाँ पे हो गया टेम्परेचर प्रेशर इसके इक्वल हो गया। अब इसने थोड़ी सी एयर लूज़ कर दी। अब ये हुआ स्मॉल सा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, मानो dx। अब थोड़ी अगले दिन थोड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई और यहाँ पे प्रेशर फिर से बढ़ गया, इसका जो टायर का प्रेशर था वो फिर से बढ़ गया। अब ये थोड़ी सी और एयर लूज़ करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए। तो ये यहाँ से पहले था यहाँ पे, फिर यहाँ पहुँचा, अब ये पहुँचा इधर, अब फिर से प्रेशर हो गया इक्वल। तो ऐसे करते करते ये जो है अपना प्रेशर लूज़ करता जाएगा और टायर में एयर जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इंट्रोडक्शन यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, वो हम सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और इसको हर एक प्रोसेस में ये चीज़ें देखेंगे, मतलब कि वर्क डन और उसमें स्लोप कैसी आएगी, मतलब कि उसका ग्राफ चेक करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लास्ट में सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर के साथ में ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, उनको भी मौका दें पढ़ने का। जय हिंद, जय भारत।